हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज से हमारी नेटवर्क थ्योरी के क्रैश कोर्स की यात्रा प्रारंभ हो रही है, स्टार्ट हो रही है और बहुत मजा आने वाला है। बहुत एक से एक क्वेश्चन में कराऊंगा जिससे कि आपका ओवरऑल कम टाइम में बहुत इफेक्टिवली एक रिवीजन हो सके क्रैश कोर्स के फॉर्मेट में, जिसमें थ्योरी भी रिवीजन हो सके और साथ साथ में अच्छे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी हो सके और न्यूमेरिकल के थ्रू सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो सकेंगे। और ये भी बताऊंगा कि कहाँ आपको मिस्टेक नहीं करनी है, कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, किस तरीके से छोड़ना है, किस तरीके से आपको थॉट देना है किसी क्वेश्चन को, सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए नेटवर्क थ्योरी का क्रैश कोर्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैंने पूरी की पूरी एक सिलेबस की समरी बताई थी पहले लेक्चर में आपको कि नेटवर्क थ्योरी में मैं किस तरीके से डील करने वाला हूं। तो जो पहली यूनिट रहेगी हमारी क्रैश कोर्स की, उसके अंदर क्या क्या रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। हम लोगों ने एक्चुअल नेटवर्क थ्योरी, जब हम लोगों ने फुल कोर्स नेटवर्क थ्योरी पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने इस बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ा था। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था, करंट के बारे में पढ़ा था, ईएमएफ और वोल्टेजेस के बारे में पढ़ा था और ऐसा यूनिट्स के बारे में पढ़ा था और बहुत सारी छोटी छोटी जो बेसिक चीजें यूज होती है नेटवर्क थ्योरी के लिए, वो सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। तो उसका भी मैं आपको न्यूमेरिकल के थ्रू और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उसका मैं थ्योरी में रिवीजन करवा दूंगा। सेकंड है फंडामेंटल एलिमेंट्स। तो फंडामेंटल एलिमेंट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में बहुत ही डिटेल वर्जन में पढ़ा था। उसका वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी सबका मैं समराइज फॉर्म आपको बता दूंगा। ठीक है, थर्ड में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड सोर्सेस। अभी जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ये आपके लाइक वो लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, यूनिलेटरल, बायलेटरल है ना, लम्प्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब पैरामीटर्स हम लोगों ने देखे थे। बट एक्चुअल गेट में यहां से क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आता है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट से क्वेश्चन नहीं आता है, बट यस टाइप्स ऑफ सोर्सेज जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सोर्सेज के बिना तो आप नेटवर्क कैसे बनाएंगे, है ना। नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और सप्लाई, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स के फॉर्म में एक सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए टाइप्स ऑफ सोर्सेज का इंपॉर्टेंस है, बट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से क्वेश्चन एज सच गेट में बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते। हाँ, अदर देन गेट एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, जेई या दूसरे जितने भी स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम्स होते हैं वहां पे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, हाँ सिग्नल एंड सिस्टम में पूछे जाते हैं, बट नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क में हम लोग टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। जिसको थोड़ी बहुत और जानकारी चाहिए भी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, तो वो ऑलरेडी मेरे जो थ्योरी लेक्चर्स है उसमें एक आध दो लेक्चर मैंने कराए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशंस में मैं जो जो मुझे लगेगा कि ये थ्योरी की रिक्वायरमेंट है वो थ्योरी में अभी करवा दूंगा और फिर हम लोग 5 से 6 न्यूमेरिकल देखेंगे, ताकि उन 5 से 6 न्यूमेरिकल्स में सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज और करंट के बारे में देख लेते हैं, बहुत छोटा सा एक रिविजन के तौर पर ले लेते हैं। तो करंट और चार्ज के बारे में क्या रिलेशन है, आपको पता है कि I इक्वल टू dq बाय dt, dq बाय dt है ना, स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसको हम ये बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, q डिवाइडेड बाय t। ठीक है, ये एक सिंपल सा आपका करंट का फॉर्मूला हुआ। अगर मुझे चार्ज के फॉर्मेट में अगर इसको लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, q ऑफ t इक्वल टू इंटीग्रेशन i ऑफ t इंटू dt। ठीक है, i ऑफ टी और dt। और भी बहुत, देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस इनफाइनाइट से किसी टाइम t तक। तो इसको दो हिस्सों में हम लोगों ने डिवाइड किया था। एक हिस्सा था हमारा माइनस इनफाइनाइट से 0, जिसको हम लोग बोलते थे इनिशियल चार्ज। ठीक है, और एक हमारा था प्रेजेंट टाइम पर 0 से लगा के, है ना, माइनस इन्फिनिटी से t, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 इनिशियल चार्ज और 0 से लगाकर t तक, तो हम ये बोल सकते हैं 0 से लगाकर t तक i ऑफ t इंटू डी टी। तो दैट इज अवर फॉर्मूला। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हमें काम आ जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अच्छा, आप बोलेंगे सर अगर इनिशियल चार्ज किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो क्या उसको 0 ले सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर ये इनिशियल चार्ज जो अगर वैल्यू गिवन नहीं हो क्वेश्चन में तो उसको 0 ले लेना। बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि सर इतने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से क्यों आपने क्रैश कोर्स स्टार्ट कराया। मेरा मानना है गेट एग्जामिनेशन में 70 to 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बेसिक्स पे होते हैं। स्टूडेंट बस उन्हीं बेसिक्स को क्या करता है, अंडररेट करके चले जाता है, या फिर उनको बोल सकते हैं हम लोग कि उसको तवज्जो नहीं देता, और उन्हीं बेसिक्स की वजह से छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में जो बेसिक चीजें हैं ना, वहीं पे आपका न्यूमेरिकल अटकता है। इस वजह से मेरा हर छोटे पॉइंट्स पे फोकस रहेगा जो कि एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन में
क्वेश्चन सॉल्विंग में रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो चलिए ये एक स्टैंडर्ड तरीका मैंने बता दिया। दो फॉर्मूले हैं, करंट इक्वल टू dq बाई dt है ना, dq बाई dt। ठीक है, q ऑफ t इक्वल टू, अगर चार्ज का फॉर्मूला जाना है तो इंटीग्रेशन करना है, सिंपल सी चीज है। तो इतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए मैंने बहुत सारा होमवर्क आपके लिए पहले से करके रखा है। सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सर्किट किन चीजों से बनता है? कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस या फिर रेजिस्टेंस। जरूरी नहीं कि तीनों एक साथ हो सकता है प्योरली रेजिस्टिव के भी नेटवर्क बन सकते हैं, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, या फिर आरएल मिक्स करके भी बनाए जा सकते हैं, आर के साथ एल और आर के साथ सी, आर सी सर्किट, आरएल सर्किट, आरएल सी सर्किट, अलग अलग तरीके। इसका मतलब ओवरऑल आपका जो नेटवर्क बनेगा उसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का ही फॉर्मेशन रहेगा, वो चाहे वो आपस में जुड़ के हो या इंडिविजुअली हो। ये बात तय है। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके सिंबल पे। अब आप बोलेंगे सर ये क्रैश कोर्स में सिंबल क्यों करवा रहे हो? बट इंपॉर्टेंट है ना, 2 मिनट सुनने में क्या लग रहा है? सिंबल का मतलब है यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो है आपका इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में, ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है। इंडक्टेंस का सिंबल इस तरीके से, कंडक्टर को हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्न्स में वाइंड कर दिया तो ये क्या हो गया हमारा इंडक्टर। और ये 2 प्लेट्स को हम लोग सेपरेट कर देंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये बन गया हमारा कैपेसिटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंबल, एक्चुअली यहाँ पे कॉलम बना रखा है सिंबल के लिए, तो मुझे कायदे से इसको उठा के यहाँ रख देना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड के कितने फायदे हैं? बहुत कुछ है, यूटिलाइजेशन के ऊपर है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस उठा के वहां रख दिया। अभी व्हाइट बोर्ड होता तो हमें रफ करके चीजें करनी पड़ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं बात करूं, नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले कलर चूज कर लेते हैं, ये वाले कलर से हम लोग चलेंगे। वोल्टेज के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। वोल्टेज में हम लोगों ने देखा कि वोल्टेज इक्वल टू कितना होता है, dw बाय dq, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज वोल्टेज। ठीक है, बाकी डेफिनेशंस वगैरह में हमें नहीं जाना। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो देखिए रेजिस्टेंस में क्या होता है, जहां से करंट एंटर करता है तो वो हमेशा पॉजिटिव से एंटर करता है और निगेटिव से लीव करता है। तो वोल्टेज की जो पोलरिटी है, वो कौन डिसाइड करता है? करंट का डायरेक्शन, चाहे किसी में भी। ठीक है, बाकी कैपेसिटर में चार्जिंग डिस्चार्जिंग का अलग रोल होता है, बट रेजिस्टेंस में आप मेनली ये मान के चलिए कि जहां से एंटर करता है वो पॉजिटिव, मतलब कि जो वोल्टेज की पोलरिटी कौन डिसाइड करेगा? करंट डिसाइड करेगा। ये वाले पॉइंट पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो यहां पे वोल्टेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू आर, अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ। ठीक है, I इंटू आर वोल्टेज का सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां पर अगर बात करें, यहां पे अगर इसके साथ साथ सिंबल के साथ साथ मैं एक चीज पे और यहाँ पे लिख देता हूं कि रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, है ना, यहाँ पे लिख देता हूं। और इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस होता है फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट, फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट। इस फ्लक्स लिंकेज को कई लोग साई भी बोलते हैं, साई इक्वल टू n फाई, और n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, तो यहां पर वोल्टेज का फॉर्मूला अगर देखें इंडक्टेंस में तो ये कितना हो जाएगा? वोल्टेज का फॉर्मूला VL ऑफ t इक्वल टू L di बाय dt, L di बाय dt। ठीक है, तो इंडक्टर के अंदर अगर हमें वोल्टेज का फॉर्मूला ये प्लस माइनस VL, ये वोल्टेज लिखना हो तो वोल्टेज क्या लिखते हैं? L di बाय dt। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे कैपेसिटेंस के अंदर अगर मुझे वोल्टेज लिखना है, प्लस माइनस VC वोल्टेज लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? प्लस माइनस VC। तो यहां पर देखिएगा VC इक्वल टू VC ऑफ t इक्वल टू इंटीग्रेशन I ऑफ t इंटू dt। ये जो करंट है ना, करंट I ऑफ t इंटू dt, और अगेन ये माइनस इनफाइनाइट से लगाकर t तक हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। और अगर किसी कैपेसिटर के अंदर इनिशियली अगर वोल्टेज होगा तो उसको कैसे लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं हम लोग VC ऑफ t इक्वल टू VC ऑफ 0 इनिशियल वोल्टेज प्लस ये हमारा 0 से लगाकर t I ऑफ t dt। समझ में आया? तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस में तो बहुत आराम से आपको याद रहता है, इंडक्टेंस के फॉर्मूले में कई बार जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। तो वोल्टेज V इक्वल टू L di बाई dt, और ये फॉर्मूला हम लोग फैराडे लॉ से लेके आए थे। ठीक है, और यहां पर वोल्टेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt, ये है आपका इनिशियल वोल्टेज। अगर गिवन हो किसी कैपेसिटर में पहले से वोल्टेज है तो वो यहां पे लिखेंगे, नहीं हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा। अब करंट की बात करें तो करंट की अगर हम लोग बात करेंगे
तो यहां पर करंट I है ना, यहां पर वोल्टेज V इक्वल टू IR लिख दिया था हम लोगों ने। करंट अगर मुझे लिखना है रेजिस्टेंस में तो V डिवाइडेड बाय R, है ना। तो ओम्स लॉ के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती हैं यहाँ पे कि वोल्टेज IR तो करंट को हम लोगों ने रेजिस्टेंस को नीचे कर दिया, I इक्वल टू V बाई आर। अगर मुझे इंडक्टर में करंट लिखना है, इंडक्टर में करंट लिखना है तो देखिए यहाँ पे क्या करूंगा, इंडक्टर में dt उधर ले जाऊंगा, L नीचे ले जाऊंगा, तो यहाँ से I ऑफ टी कितना बन जाएगा, I ऑफ टी बन जाएगा 1 बाई एल इंटीग्रेशन VL ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से किसी टाइम t तक। ठीक है, सुनते जाइएगा, बहुत अच्छे से सुनते जाइएगा, सारी चीजें आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको नोट करे तो बहुत अच्छी बात है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, अदरवाइज मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको। ठीक है, और यहां से अगर ये वापस इनिशियल वगैरह लिखना है कि मान लीजिए किसी इंडक्टर में पहले से कोई करंट स्टोर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आई ऑफ जीरो कैसा है, माइनस इनफाइनाइट से जीरो प्लस 1 बाई एल, और ये हो जाएगा हमारा 0 से t और VL ऑफ t dt, है ना। बहुत छोटा लिख रहा हूं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं आपको बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि दो फॉर्मूले हैं। तो देखिए पहले से अगर करंट कोई गिवन होगा तो वो हमें लेना है, अगर नहीं गिवन हो तो उसको जीरो मान के करना है। मतलब स्टैंडर्ड आई ऑफ टी इक्वल टू 1 बाई एल इंटीग्रेशन V ऑफ टी डी टी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। बस ये लिमिट का ध्यान रखना, अगर इनिशियल गिवन होगा तो आपको आई ऑफ जीरो लेके चलना है, नहीं गिवन होगा तो सिंपल जीरो से लगाकर किसी टाइम टी तक हमें करना है। समझ में आ गया इतना चीज? तो ये रही बात वोल्टेज और करंट की। अब बात करते हैं हम लोग कैपेसिटर के अंदर। तो कैपेसिटर के अंदर यहाँ पे आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, कैपेसिटर के अंदर करंट अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं आई ऑफ टी इक्वल टू सी डीवी बाय dt। देखिए ये वोल्टेज का फॉर्मूला भी उससे आया, इंटीग्रेशन इधर ले गए dt को, फिर c को नीचे ले गए। अच्छा यहाँ पे 1 बाई सी मैंने छोड़ दिया, 1 बाई सी, चलो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ इसको, c और 1 बाई सी, ठीक है, जगह थोड़ी हमारे पास कम है, बाकी आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला था ना, इसी फॉर्मूले से हम लोग ले गए, 1 बाई सी करा, इधर की साइड में ले गए तो 1 बाई सी हो गया, dt हो गया, फिर इंटीग्रेशन कर दिया, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया था। ठीक है, चलिए अब आपको सारी चीजें क्लियर होगी। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन हम लोग और बढ़ा देते हैं ताकि विजिबिलिटी डिफ्रेंशिएशन अच्छा रहे चीजों को लेके। ठीक है, चलो इसमें जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, सिंबल हो गया, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया। पावर की बात करें, अब पावर का हम लोगों ने फॉर्मूला जो लिखा था, थोड़ा बड़ा कर देते इसको। पावर का फॉर्मूला है क्या, और थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं हम लोग। पावर हम ये बोलेंगे P इक्वल टू dw वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ बोल सकते हैं एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा पावर। और यहां पर अगर मुझे रेजिस्टेंस के अंदर पावर लिखना है तो P इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, I स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर बाय R। ठीक है, V स्क्वायर बाय R, I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाय R, ओम्स लॉ से कन्वर्ट करके हम लोग पावर लिख देते हैं रेजिस्टेंस में। समझ में आया? नेक्स्ट अगर मुझे यहां पे पावर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, P ऑफ टी इक्वल टू V ऑफ टी इंटू करेंट I ऑफ टी। ठीक है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड पावर। ठीक है, नेक्स्ट है इधर भी मैं पावर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन V ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। अब मुझे डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल में कि कौन सी वैल्यू गिवन है, तो उसके हिसाब से मैं करूंगा। नेक्स्ट है आपका एनर्जी। तो एनर्जी अगर मुझे लिखना है W इक्वल टू, इसी को ले जाओ तो इंटीग्रेशन P इंटू डी टी, ये हो जाएगा हमारा एनर्जी। एनर्जी का मतलब है कि पावर में टाइम का मल्टीप्लाई कर दे। मतलब आपके घर में कोई बल्ब है, 40 वॉट का बल्ब हो रहा है, 1 घंटे के लिए जल रहा है, तो वो जो टाइम का मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो गया, एनर्जी हो गया। और घर के मीटर में एनर्जी मीटर लगा रहता है, वही हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए काउंट करता है पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं एनर्जी की, यहां पे तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी नॉट पावर, एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, और पावर क्या है, वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम। अच्छा एक फॉर्मूला और बता देता हूं, I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R और वोल्टेज इंटू करंट, ये भी हमारा पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जिस तरीके जो भी पावर के फॉर्मेट में हो उस तरीके से करके टाइम का मल्टीप्लाई कर देना पावर में, तो एनर्जी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका अगर मैं बात करूं इंडक्टर में अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा तो एनर्जी को मैं 1/2 हाफ L
आई स्क्वेयर, मतलब सबसे पहले चलो पहले तो मैं ऐसा ही लिख देता हूं, एब्सोल्यूट फॉर्म में लिख देता हूं, हाफ एल आई स्क्वेयर, ठीक है। और इसको अगर मैं लिखूं टाइम के फॉर्मेट में ई ऑफ टी, ठीक है, या डब्ल्यू ऑफ टी किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1/2 एल आई ऑफ टी डी टी। तो देखिए यहां पे क्या है, किसी भी इंडक्टर में जो एनर्जी है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी इन द इंडक्टर डिपेंड्स ऑन द करंट एट दैट इंस्टेंट। उस जिस इंस्टेंट पे करंट की कितनी वैल्यू, उस इंस्टेंट पे आपका एनर्जी डिपेंड कर रहा है। मतलब एनर्जी जो है इंडक्टर के अंदर वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है, और वो कौन सा करंट, उस पर्टिकुलर टाइम का करंट। तो जिस पर्टिकुलर टाइम का करंट होगा उसी पर्टिकुलर टाइम पे वो एनर्जी काउंट होगी। समझ में आया? तो हाफ एल आई स्क्वेयर ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी भी इंस्टेंट के लिए, किसी भी टाइम के लिए अगर आपको एनर्जी चाहिए तो हाफ एल आई स्क्वेयर। और टाइम कौन सा लेंगे आप, अगर आपको 8 सेकंड के लिए चाहिए एनर्जी तो पर्टिकुलरली टाइम जो करंट है वो 8 सेकंड पे कैलकुलेट करके आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए अब यहां आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वेयर, और यहां पर ई ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ सी वी ऑफ टी का होल स्क्वेयर। तो यहां एनर्जी किस बात पे डिपेंड कर रही है, यहां एनर्जी डिपेंड कर रहा है कि वोल्टेज कितना है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना, उस बात पे क्या डिपेंड करेगा, आपका एनर्जी डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने एनर्जी का बात कर लिया। तो देखिए अब मोस्टली सारी चीजें हो गई है आपकी, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले और बता देता हूं। जस्ट लाइक हम लोग रेजिस्टेंस में एक दो चीजें और पढ़ते थे, लाइक रेजिस्टेंस इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, ये फॉर्मूला। इधर अगर मैं सोलेनॉइड की बात करूं तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो ये आपका सोलेनॉइड का फॉर्मूला हो गया। और इधर कैपेसिटेंस में पढ़ते थे एप्स नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। और इनका म्यू की क्या है, म्यू है आपका म्यू नॉट और म्यू आर, ये रिलेटिव परमेबिलिटी है, और ये क्या है आपके एब्सोल्यूट। इसकी वैल्यू कितनी होती है 4.10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। और ये होता है आपका एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ये होती है 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। तो ये फॉर्मूले तो आपको बहुत पहले से याद है, ठीक है। तो ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लिख दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतने फॉर्मूले पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट की इंफॉर्मेशन के लिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इन्हीं चीजों को मैंने नॉर्मल हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उसको थोड़ा सा डिटेल वर्जन में प्रूफ करके, थोड़ा सा अलग अलग एग्जांपल लेके चीजें समझाइए। चलिए एक आध और रिलेशन बताता हूं मैं आपको कि रेजिस्टेंस, देखिए क्या होता है, एनर्जी की बात जब करते हैं हम लोग तो आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या करता है, कभी भी एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, वो डिसिपेट करता है। और डिसिपेट करके कहां चले जाता है, वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। जैसे इंकेडेंस लैंप वगैरह में क्या होता है, बल्ब जलता है ना, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस हीटिंग प्रोवाइड करता है। तो जितने भी एप्लीकेशंस आपके कहाँ होते हैं, हीटिंग मटेरियल वाले एप्लीकेशन हो गए, लाइक आपके इलेक्ट्रिक रॉड और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल जहां पे हीटिंग के लिए काम आता है, वहां पे रेजिस्टेंस का यूटिलिटी है। तो इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, आपका एनर्जी डिसिपेट करता है, स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। स्टोर करने की कैपेसिटी इन दोनों में है, ठीक है, कैपेसिटर और इंडक्टर। अब ये कौन सी एनर्जी स्टोर करते हैं, तो ये आपकी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करते हैं जो कि करंट पे डिपेंड होती है ना। कौन सी स्टोर करते हैं, ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करते हैं जो कि आपकी करंट पे डिपेंडेंट होती है। और ये आपकी कौन सी एनर्जी स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करते हैं जो कि किस बात पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे डिपेंड करती है। समझ में आया? तो एक एनर्जी, ये दोनों के दोनों जो है इंडक्टर और कैपेसिटर, दीज आर दी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स, और ये आपका क्या है, एनर्जी डिसिपेट एलिमेंट। आई बात समझ में? तो कभी भी रेजिस्टेंस के फॉर्म में हम लोग स्टोरेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, स्टोरेज वर्ड सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर में करेंगे। अच्छा एक चीज और बताता हूं कि कई बार हम लोग जब डीसी अप्लाई कर देते हैं, है ना, ये एक रोचक तथ्य है, डीसी है ना, डीसी अप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो रेजिस्टेंस तो एज इट इज रहेगा, रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। बट इंडक्टर क्या हो जाएगा, इंडक्टर हो जाता है शॉर्ट, इंडक्टर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्क्यूट हो जाता है, ठीक है। अच्छा शॉर्ट सर्क्यूट के बारे में भी आप एक चीज जान लीजिए, शॉर्ट सर्क्यूट का मतलब है कि आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो क्या हो गया, आपका 0 ओम हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0 ओम हो गया। और यहां पर वोल्टेज अक्रॉस इसके वो 0 हो गया, वोल्टेज भी क्या है आपका 0, वोल्टेज भी 0, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी 0, शॉर्ट सर्क्यूट का वोल्टेज 0 होता है। और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा ओपन सर्क्यूट, ओपन सर्क्यूट क्या हो गया, कैपेसिटर। तो ओपन सर्क्यूट का रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट,
ठीक है। और यहां पर जो करंट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो एग्जिस्ट करेगा ओपन सर्किट में, करंट जीरो हो जाएगा। तो जब भी आप डीसी अप्लाई करेंगे, डीसी, उसमें रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा, इंडक्टर क्या हो जाएगा शॉर्ट और कैपेसिटर क्या हो जाएगा ओपन। अब बहुत सारे लोगों को लगता है शॉर्ट का मतलब है कि ये जल जाएगा इंडक्टर, ऐसा नहीं है। आने वाले लेक्चर जब मैं पावर एनर्जी बताऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि शॉर्ट सर्किट का एक्चुअल मीनिंग क्या है एग्जांपल के साथ में, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ है बेसिक चीजों में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सोर्सेस। मैंने आपको बता रखा है कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट पढ़ने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइप्स ऑफ सोर्सेस के बारे में थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं। आपको बाकी तो सारी चीजें पता ही होती है, ठीक है। अब देखिए उसमें दो टाइप के आपके सोर्सेस होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट का सिंबल कैसे पहचानेंगे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? तो जब भी कोई भी आपका सिंबल हो उसमें सर्कल का शेप हो, गोलाई है ना, सर्कल का शेप हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट कहलाता है। और डिपेंडेंट का कैसे पहचानेंगे? डिपेंडेंट का डायमंड या बोल सकते हैं, डायमंड तो अलग अलग टाइप के होते हैं इसलिए डायमंड बोलना भी सही नहीं है, इस तरह का डायमंड बोल लीजिए, पतंग बोल लीजिए, जैसा भी हो, इस तरह का थोड़ा सा रेक्टेंगुलर, थोड़ा सा स्क्वायर, इस तरह का अगर शेप हो तो हम ये बोल सकते हैं ये किसका सिंबल है? डिपेंडेंट का है। अब देखिए यहां पर इंडिपेंडेंट में अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो प्लस माइनस ऐसा लिखेगा तो ये वोल्टेज सोर्स हो गया, और यहां पर अगर इस गोलाई के अंदर ऐसा एरो होगा तो वो क्या हो जाएगा? करंट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। और इधर जो डिपेंडेंसी में भी 4 कैटेगरी होती है, उन चारों को डिस्कस नहीं करेंगे। प्लस माइनस हुआ तो ये क्या हो जाएगा? आपका वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्टेज सोर्स। और इस तरीके से पतंग उड़ी और एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है ये करंट सोर्स है। क्या है ये? करंट सोर्स है, करंट सोर्स है, ठीक है। इतना इनफ नहीं है, आधी इंफॉर्मेशन है ना, पूरी सुनिएगा। तो जब भी डायमंड शेप या बोल सकते हैं पतंग वाले शेप में, है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, जो भी बोलना हो, प्लस माइनस दिखे तो वोल्टेज सोर्स है, एरो दिखे तो करंट सोर्स है। बट इसके साथ में एक चीज और देखना आप कि अगर यहां पर ये सपोज करो K इंटू VX है, कोई कांस्टेंट के साथ में अगर वोल्टेज है तो ये किस पे डिपेंडेंसी है? यहां पर अगर वोल्टेज रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और अगर मान लेते हैं यहां पर K, थोड़ी देर के लिए K VX कर देते हैं, एक काम करते हैं, तो ये क्या है? करंट सोर्स है, बट डिपेंडेंसी किस पे? वोल्टेज पे है, तो हम बोल सकते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। हो सकता हो आपको आगे चल के मान लीजिए K VX की जगह K IX दिखे तो हम क्या बोलेंगे? है तो क्या? वोल्टेज सोर्स है, बट डिपेंडेंसी किस पे? करंट पे, तो हम क्या बोलेंगे? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और अगर सपोज करिए K IX है तो यहां पर सोर्स तो क्या है? करंट सोर्स है, बट डिपेंडेंसी किस पे? करंट पे है, तो ये क्या हो जाएगा? करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट सोर्स। समझ में आ गया? अब समझ जाओगे, नाम रखने में दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। तो ये रहे डिपेंडेंट सारे के सारे सोर्स। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट के, कि दो टाइप के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स जो कि दिख रहे हैं, ये होगा आइडियल और प्रैक्टिकल, ये भी होगा आइडियल और प्रैक्टिकल। डिटेल वर्जन में नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल देखते हैं। तो प्रैक्टिकल में जब भी हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की, तो वोल्टेज सोर्स का सिंबल बनेंगे इस तरीके से, और प्रैक्टिकली यहां पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, जो कि काय में कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है, जो कि सीरीज में कनेक्ट होता है प्रैक्टिकल केस में। और अगर मैं आइडियल की बात करूं, आइडियल की बात करूंगा तो रेजिस्टेंस का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, मतलब यहां पे रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? यहां पर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज, और इस तरीके से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट दिखेगा, इसका मतलब यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जीरो। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो रटना नहीं है, लॉजिकली ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे आप? 0 ओम होता है। समझ में आया? सपोज करिए यहां पर करंट सोर्स की बात करें, करंट सोर्स की, आइडियल और प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल की बात करें सबसे पहले, तो प्रैक्टिकल में अगर ये करंट सोर्स है तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये आपका पैरेलल में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है करंट सोर्स के, ठीक है। और आइडियल की बात करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस का नामो निशान नहीं, नामो निशान नहीं, इसका मतलब है कि करंट और यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ओपन सर्किट है, वहां पे क्या है? ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट, तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ओपन सर्किट का मतलब है इनफाइनाइट ओम का हो गया,
इनफाइनाइट ओम का। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट सोर्स का इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता था, आप क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट ओम बोलेंगे। और ये भी पूछा जाता है कहां कनेक्ट होता है, सीरीज पैरेलल, तो आप क्या बोलेंगे, पैरेलली। यहां पे क्या बोलेंगे, वोल्टेज सोर्स में सीरीज। समझ में आ गया। नेक्स्ट एक चीज और बता देता हूं जो कि आपको ध्यान में रखना है, लास्ट पॉइंट है ये, एमीटर, आइडियल एमीटर और वोल्टमीटर, आइडियल एमीटर और वोल्टमीटर, एमीटर, ठीक है, और ये हो गया वोल्टमीटर। अब देखिएगा आइडियल एमीटर और वोल्टमीटर ये करते क्या, एमीटर आपका करंट मेजर करता है, मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है, करंट मेजर करता है। वोल्टमीटर क्या है, वोल्टेज का मीटर है, मतलब वोल्ट को, मतलब वो वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है। तो यहां पर पूछा जाता है कि एमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वो क्या कहलाता है, 0 ओम कहलाता है। और वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो ये क्या कहलाता है, आपका इनफाइनाइट ओम कहलाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कई बार वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, एमीटर, वोल्टमीटर, इन चारों को लेके काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0, इनफाइनाइट क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो आपको मैंने थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से ही ध्यान रखवाया। और देखिए वोल्टेज सोर्स और वोल्टमीटर कई बार एक जैसा सुनने में लगता है साउंड, क्योंकि वोल्टेज है ना, बट आपको यहां पर अगर 0 ओम है तो यहां पर इनफाइनाइट होगा, अपोजिट चलते हैं। और एमीटर मतलब कि थोड़ा करंट की तरफ, एमीटर मतलब कि एम्पेयर जैसा फीलिंग आता है, मतलब करंट सोर्स जैसी फीलिंग आती है, तो इनके भी अपोजिट है, याद रखने का तरीका है, ठीक है। बाकी आपकी श्रद्धा भक्ति, आपको अगर इसके डिजाइन से याद हो तो वो भी याद रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टाइप्स ऑफ सोर्सेस में इतनी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर जो हमारे यूनिट 1 के तीनों हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट एंड सोर्सेज, एलिमेंट्स की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, डिटेल में क्या बताया ही नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइप्स ऑफ सोर्सेज की ही रिक्वायरमेंट है। तो तीनों का जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन हो सकता था मैंने कंबाइन कर दिया है। तो ये आपका पहला लेक्चर थ्योरी वाला समरी के फॉर्म में कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 5-6 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि और प्रॉपर क्लियरिटी आ जाएगी। तो मजा आया, पहला लेक्चर था, आपको बहुत सारा ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत ज्यादा बेसिक से हो रहा है, बट ये रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है, क्योंकि एक्चुअल गेट में मैं आपका 1% चांस भी नहीं छोड़ना चाहता कि कोई क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। तो शुरुआत में बेसिक चीजें ही पढ़ेंगे ना, एडवांस लेवल की कैसे चीजें पढ़ सकते हैं। तो लेक्चर दर लेक्चर आपका थोड़ा लेवल बढ़ता रहेगा। और आप देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल भी थोड़े से अलग टाइप के मैं उठाऊंगा, जिससे कि सारे आपके जो फॉर्मूलेज है वो रिवाइज भी हो सकेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। बहुत जल्दी कुछ डेमो लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे डालेंगे, उसके बाद ये एप्लीकेशन पे पेड वर्जन में आ जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ।